कुछ मतलब कि आइटम्स कहाँ रिकॉर्ड होता है, कोई सम्स नहीं करा रहे हैं, आइटम्स कहाँ रिकॉर्डिंग होगा, एडजस्टमेंट हुआ तो कुछ आइटम के साथ किसका एडजस्टमेंट करना होता है, सिर्फ यही पोर्शन ही बताएंगे। ठीक है, तो टैली वगैरह करना बहुत बार सिखा चुके हैं। ठीक है, रिवीजन में तुम लोग को सिर्फ हम आइटम्स कुछ कुछ है कहाँ जाएगा वो वाले पढ़ेंगे। जैसे हम ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के टू में, तो ट्रेडिंग के टू में लिख देना कुछ भी अमाउंट हो जो भी। ठीक है, परचेस ये भी ट्रेडिंग के टू में जाता है, एडजस्टमेंट अधिकतर रहता ही, अगर नहीं रहा तो आउटर कॉलम, अदरवाइज इनर कॉलम में रखना। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, इसमें भी अगर एडजस्टमेंट आता है इनर कॉलम में, अदरवाइज आउटर कॉलम में। वेजेस ट्रेडिंग में जाता है। अच्छा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज हुआ, फ्रेट हुआ, ये सब कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में कैरेज, वेजेस अगर एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग तो ऐड करना, अदरवाइज नहीं करना। प्रीपेड तो होता है तो लेस करना है, और आउटस्टैंडिंग हुआ तो ऐड कर देना वेजेस से। जब भी कोई एडजस्टमेंट करोगी, जैसे यहाँ वेजेस आउटस्टैंडिंग अगर है तो उसमें आउटस्टैंडिंग बोलकर ऐड करना है, और सेकेंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देना आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलो समझ में आया? पहले एडजस्टमेंट बता दिए, हम आइटम्स के साथ ही करते हैं। ठीक है, सोचो एडजस्टमेंट में अगर क्वेश्चन में दिया रहा क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली दिया हुआ है, ठीक है, तो 12,000 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, या स्टॉक ऑन दी क्लोजिंग डेट इतना, किसी भी लैंग्वेज में तुमको इतना तो समझना सीखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक लिखा है। कोई भी बात बोले तो स्टॉक एट द एंड ऑफ द डेट, या स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी हो, तो तुमको वो चेक करना है। अब तुम इसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख देना है, फर्स्ट एंट्री। सेकंड बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। ठीक है, ये हो रहा है क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट। अगर सिंपल वे में क्लोजिंग स्टॉक अगर 12,000 दिया है ना, 12,000 यहां कुछ भी अमाउंट दिया रहा है वो लिख देना है। पहला केस यहां पर खत्म। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा टाइप का एडजस्टमेंट दिया रहेगा, अगर उस तरह से नहीं देखकर इस तरह से दिया रहे, आज फोटो नहीं ले सकता तो तुम लोग को वीडियो में ही पॉज करके तुम लोग देख के समझना है। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में ऐसे बोला कि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 30,000, मार्केट प्राइस 45,000, तो जब भी ऐसा दिया जाए क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है कि द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस रीचेबल इज लोअर। ठीक है, क्योंकि प्रूडेंस के नियम के हिसाब से कि जो लॉस को दिखाना है प्रॉफिट को दिखाना नहीं होता है, इनकम को अपना को। तो 30 और 45 दोनों में छोटा कौन है, तो 30,000। एडजस्टमेंट तो वही रहा, पहला एंट्री ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में करना, दूसरा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में 30,000 लिखना। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम तुम लोगों को समझाने के लिए कि अगर ऐसा दिया रहा कि ये है 50,000, ये है 40,000, तो अब दोनों में छोटा कौन है, तो 40,000। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि हमको मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस से कोई उसका जो दोनों में वैल्यू में जो छोटा होगा उसको ही लिखना है। ये नहीं कि तुम लोग उस पर सम्स में कॉस्ट प्राइस आ गया तो वो नहीं सर, कॉस्ट प्राइस नहीं बोले, हमें दोनों में कंपेयर करना, जो छोटा होगा उसको लिखना होगा। ठीक है, तो द अमाउंट विच इज लोअर। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला कहानी समझ में आया? तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट इस तरह से कर लेना। अब सोचो, अच्छा वेजेस का समझ में आया, कैरेज ट्रेडिंग में लिखा जाता है, फ्रेट ट्रेडिंग में लिखा जाता है, जितना प्रोडक्शन से रिलेटेड परचेस से रिलेटेड आइटम है सब ट्रेडिंग में आएगा। ठीक है, हमको कोई और आइटम दिखेगा तो करेंगे। सैलरीज पीएल में आता है। अब वो सैलरीज में अगर आउटस्टैंडिंग हो गया तो ऐड आउटस्टैंडिंग करके आउटर कॉलम यहां पर सैलरीज कर देना वेजेस के साथ। यदि वेजेस पहले से है तो ठीक है, नहीं तो आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट वैसे ही होगा, जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है उसके साथ ऐड कर देना है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी में पुट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट हो रहा है कि रेंट, इधर
ऑडिट फीस, जो भी ऑफिस का एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस यहां आएगा तुम्हारा। ऑडिट फीस के बाद तुम्हारा हो गया तुम्हारा और आइटम यदि हो गया तो सेलिंग कमीशन या सिर्फ कमीशन दिया रहा है, डेबिट में अमाउंट रहे तो ट्रेडिंग के 2 में, क्रेडिट में अमाउंट दिया रहे तो ट्रेडिंग के 22 में होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब पीएल का आइटम है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नहीं, अगर ट्रायल बैलेंस में सिंगल दिया है तो ये सब करना होता है। तो समझ में आया? आइटम पहले समझ लो, फिर हम एडजस्टमेंट बड़ा सारा एडजस्टमेंट कराएंगे। ठीक है, पीएल का आइटम में ट्रेडिंग में क्या कौन कौन सा था? ओपनिंग स्टॉक परचेस, कैरेज, फ्रेट, इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फिर कैरेज आउटवर्ड हुआ तो पीएल में, कैरेज आउटवर्ड हुआ तो पीएल में, फ्रेट आउटवर्ड हुआ तो पीएल में, इनवर्ड हुआ या कुछ नहीं बोला तो ट्रेडिंग में। समझ में आया? आउटवर्ड हुआ तो पीएल में, इनवर्ड हुआ तो ट्रेडिंग में। तो ये सब आइटम है। चलो हम कुछ कुछ अब एडजस्टमेंट देखें। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल दे दिया, सोचो 10,000। अच्छा, कैपिटल तुम्हारा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में रहता है। ठीक है, तो गुड्स किसमें, जब भी गुड्स से रिलेटेड अधिकतर एडजस्टमेंट परचेस से होगा। ठीक है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल में बोला है, तो फ्री सैंपल में हुआ मतलब कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो परचेस से लेस गुड्स, या एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा वर्ड लिख दो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये पूरा लिखना था, पूरा लेस करना। सोचो यहाँ 1 लाख है, उसमें से 10,000 रुपया का फ्री सैंपल बांट दो, 90,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, फ्री में बांटा मतलब एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या हो रहा है? पीएल में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रोडक्शन और परचेस से छोड़कर कोई और खर्चा सब पीएल का खर्चा होता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जितना भी खर्चा सब पीएल में था। एडवर्टाइजमेंट बोलकर यहां लिख देना। हो गया? तो ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हार्ड एडजस्टमेंट का डबल एंट्री कहां पर एक किए? परचेस से लेस किए और पीएल के डेबिट में लिख दिए। क्लियर है? कुछ इश्यू डबल एंट्री में याद रख पाओगे? गुड्स से रिलेटेड अधिकतर वहां जाएगा। हम देखो गुड्स से रिलेटेड और 2-3 एंट्री करा रहे हैं। उसके बाद हो रहा है, सोचो तुमको दिया रहेगा गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर बोले ऑनर बोले एक ही बात है। ठीक है, तो ₹5,000, 5,000 का गुड्स कौन लेकर चला गया? प्रोप्राइटर लेकर चला। गुड्स कम की बढ़ा, तो जब भी डिक्रीज करे तो कहां जाना है? परचेस से लेस करना है। ठीक है, तो परचेस से लेस गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 5,000, तो 1,20,000 था, उसमें से 5,000 गया तो 1,15,000 आउटर कॉलम। ठीक है, अच्छा गुड्स टेकन किया है तो मालिक का ड्राइंग्स है, तो ये भी कैपिटल से लेस होगा। गुड्स टेकन बोल के लिखो या ड्राइंग्स बोल के लिखो, पहले से ड्राइंग्स है तो उसमें एड बैक कर लेना, नहीं तो कैपिटल से डायरेक्ट लेस करके दिखाना। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 5,000। ठीक है, जो आएगा अमाउंट उसको एडलेस करना। तो देखो पहला था डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल, सेकेंड में प्रोप्राइटर का। ठीक है, तो ये दोनों होगा तो कर लोगे। ठीक है, तो देखो डेटर्स मेरा एसेट्स में जाता है, सन्ड्री डेटर्स। सोचो 50,000 है, 55,000 है, 55,000 है। बैड डेट जो दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में वो पीएल में लिखना है। बैड डेट ट्रायल बैलेंस में पीएल में। तो जो 4,000 का बैड डेट पहले से ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में नहीं। एडजस्टमेंट में क्या बोला है?
out of debtors, comma, a customer of rupees 5,000 is irrecoverable. ठीक है, तो आउट ऑफ डेटर्स और कस्टमर ऑफ रुपीज 5,000 इरिकवरेबल। इरिकवर मैंने जिसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये एडजस्टमेंट में दिया है। जो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया रहता है वो तो टीएल के 2 में लिखना ही है। जब एडजस्टमेंट में इस तरह तो इसको इनर कॉलम में रखना है। एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट नहीं हो तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में कर देना। समझ में आया? तो ये होता है फर्दर बैड डेट। ईयर के एंड में एडजस्टमेंट में जो है मतलब कि वो डेटर को पता नहीं था कि इतना रुपया का और बैड डेट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एट फर्दर बैड डेट। क्या लिखेंगे? एट फर्दर बैड डेट बोलकर कितना रुपया 5,000 टोटल करके इधर पर 9,000। ठीक है। अच्छा, डेटर में क्या करना है? लेस करना है। बैड डेट हो गया तो डेटर का पैसा नहीं मिलेगा ना, तो बैड डेट कितना? 5,000, तो 50,000। ठीक है। अब देखो उसी के साथ बोलेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एडजस्टमेंट दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% पर एनम। ये भी एक एडजस्टमेंट दिया कि प्रोविजन डेटर पे, देखो प्रोविजन अगर स्टार्टिंग में भी दे तो एंड में करना है। सब एडजस्टमेंट करके डेटा का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और प्रोविजन अगर डिस्काउंट पे भी है तो उसके बाद डिस्काउंट। प्रोविजन पहले नहीं करना, पहले जो और भी एडजस्टमेंट है वो। तो क्या करना है? वह लेस पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 5%, पहले डेटर के पास। तो 5 था, 50,000 का 5% कितना था? 2500, माइनस करोगे 47,500। ठीक है। ये जो प्रोविजन है ये क्लोजिंग प्रोविजन होता है। ये जो प्रोविजन है ये क्लोजिंग प्रोविजन है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलकर 2,500 पीएल के डेबिट में। डबल एंट्री समझ में आया? फर्दर बैड डेट का डबल एंट्री समझ में आया? बैड डेट से ऐड, डेटर पर लेस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया रहेगा तो जो डेटर का वैल्यू दिया है उस पर 5% करना, 2500। ठीक है। और ये पीएल के 2 में कर देना। क्लियर है? नेक्स्ट, आज जो है कोई सम्स नहीं करा रहे, बार बार बोले एडजस्टमेंट हम बता रहे हैं कि एडजस्टमेंट का ऐसा दिया रहा है, तो बहुत वीडियो में क्वेश्चन देखना क्योंकि बार बार मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर दिया रहेगा कि सन्डी डेटर्स इंक्लूड ₹1,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स and sundry creditor includes $1,500 ड्यू टू हिम। देखो सन्डी क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, अगर सन्डी क्रेडिटर सम्स में दिया रहे तो लाइबिलिटी में लिखना, और ये एडजस्टमेंट अगर दिया रहे तो उसको इनर कॉलम में लिखना है। ठीक है। तो बोला है मिस्टर एक्स
देखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो एक क्वेश्चन में एक दिया रहेगा बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, ऐसा एडजस्टमेंट दिया है। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल, ठीक है, तो ₹1000, यानी बिल जो हम रिसीव किए थे वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। तो जब हम बिल रिसीव करते हैं तो मेरा क्या होता है, डेटर को डिक्रीज करते हैं, कैश रिसीव करें, चेक रिसीव करें, बिल, तो डेटर यानी पैसा दे दिया मानते हैं हम। बिल रिसीवेबल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम मानते हैं कि डेटर पेमेंट कर चुका है, तो हम लोग डेटा को डिक्रीज कर देते हैं और बिल में ऐड बैक कर देते हैं, एक बिल मिला हमको। लेकिन अगर उस बिल डिसऑनर्ड हो गया तो क्या होगा, डेटर से फिर से पैसा मांगेंगे, तो यहाँ पर डेटर में पहले ऐड करना बिल रिसीवेबल या डिसऑनर्ड बिल बोलते हैं, डिसऑनर्ड बिल डेटर में ऐड करके अपना, ठीक है। दूसरा, बिल का पैसा नहीं मिला तो बिल डिक्रीज कर गया, तो बिल से लेस करना है, डिसऑनर्ड बिल बोलेगा। देखो ये इसका दोनों एडजस्टमेंट एक ही जगह पे ही होता है। डिसऑनर्ड बिल 1000, सपोज ये 10,000 था तो 1000 का डिसऑनर्ड हो गया तो 9000 का बिल रहा मेरे पास। बोलो समझ में आ रहा है? बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया तो डेटर पे क्या करना है, ऐड कर देना है, क्योंकि हम डिसऑनर्ड हुआ मतलब पैसा हमको नहीं मिला, तो हम फिर जिससे डेटर में जिससे हम पैसा पाते हैं तो उसके पास फिर पैसा मांगेंगे, तो डिसऑनर्ड बिल में बिल ऐड हो जाएगा और फिर बिल रिसीवेबल से हम लेस कर देंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस में ही मिसलेनियस एक्सपेंसेस और मिसलेनियस इनकम अगर दिया है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस पीएल के 2 में लिख देना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो भी अमाउंट दिया है, ठीक है। मिसलेनियस इनकम पीएल के 8 से लिख देना बाय मिसलेनियस इनकम, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है 2 आइटम, डेबिट मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक दिया है, मिसलेनियस इनकम भी दिया है, तो एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना, इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना। समझ में आया? अब आता है फिक्स एसेट्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले सम्स में गुडविल अगर दिया है तो एसेट्स होता है गुडविल, ट्रायल बैलेंस में उसको आउटर कॉलम कर देना। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स होता है, हमारा फर्नीचर एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट्स होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट्स होता है, ठीक है। तो ये सब एसेट्स होता है, एसेट्स में ऊपर की तरफ बैलेंस शीट में, फिर उसके नीचे डेटर स्टॉक ये सब चीज करना है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में अगर एडजस्टमेंट में दिया है परचेज of a machinery rupees 40,000 debited to purchase on, ये रेक्टिफिकेशन में भी लोग बहुत बार कराते हैं, ठीक है। तो परचेस मतलब मशीन परचेस किया है 40,000 का, सोचो दिसंबर में तुम्हारा साल खत्म होगा 31/12 2024 और ये भेजा है 1/6/2024 17। एक मशीन परचेस किए थे 40,000 का
वो डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट को। मशीन खरीदे हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कर दिया है परचेस को डेबिट। तो रेक्टिफिकेशन सिखाते समय हम लोग क्या किए थे, मशीन को डेबिट कर देना, उन लोग गलती से परचेस को डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर देना, सॉल्व हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, लॉजिक वही है, ठीक है। तो तुमको मशीन को खरीदे तो मशीन में ऐड होना चाहिए था, मशीन में ऐड कर देना परचेस कितना 40,000 का। तो जो पहले से मशीन था 1 लाख का, ध्यान से देखो, ठीक है। तो 40,000 खरीदे तो मशीन में ऐड होना चाहिए था, हम लोग कर दिए। उन लोग क्या कर दिया, उन लोग परचेस में ऐड कर देता, तो उससे लेस करेंगे परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ मशीनरी 40,000, इसको माइनस करके 80,000, ठीक है। तो समझ में आया क्या बोले, मशीन खरीदा है तो मशीन में ऐड कर देना, परचेस से लेस कर देना, क्लियर है। अब मेन है इसका डिप्रिसिएशन देता है, डिप्रिसिएशन ऑन सच मशीनरी या डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर है। ध्यान से डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट इजी है, एसेट से लेस करना है, पीएल के 2 में लिखना हो, ठीक है। तो लेकिन डिप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। ओपनिंग वाला मशीन कितना था, ओपनिंग में मशीन यहाँ पर लिखना नहीं, हम ऐसे वर्किंग कर रहे हैं। ओपनिंग में मशीन कितना था, 1 लाख का था, उसका 10% 10,000 रुपया, ठीक है। 1 0 हट जाता बोलते हैं ना 1 लाख से, 1 0 किया तो 10,000। नया मशीन कितना खरीदे थे, न्यू जो है वो कब 40,000 खरीदे थे, रेट है 10%। अब हो रहा है टाइम फैक्टर, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम फैक्टर। खरीदा है 17 को और साल खत्म हो रहा है, देखो क्वेश्चन में मार्च वाला हो तो मार्च के अकॉर्डिंगली करना, दिसंबर में भी दिया तो दिसंबर के अकॉर्डिंगली करना है। तो 17 को परचेस किया तो 7 जिस दिन खरीदा द डेट ऑफ परचेस टू क्लोजिंग डेट, कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, 7 8 9 10 11 एंड 12, मतलब 6 मंथ का डिप्रिसिएशन हुआ है। तो 6 मंथ का यहाँ पर 6/12, क्लियर। फिर बुद्धि वही लगाना, 10% पहले कर लेना, 40,000 का 10% कितना होता है, 1 0 हटेगा तो 4,000, 6/12 मतलब हाफ होता है, 4,000 का हाफ। तो तुम्हारा टोटल डिप्रिसिएशन क्या हुआ, पुराना मशीन पे 10,000 और नया वाला पे 2,000, टोटल 12,000। यही वर्किंग करने में कितना मतलब बड़ा डिफिकल्ट चीज है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। समझ में आया कैसे है। तो ये वर्किंग में तुम लोग करना, करके डिप्रिसिएशन निकालने के बाद इसका एंट्री कहाँ कर देना, पहले मशीन से यहाँ 1,40,000 का मशीन है ना, उससे लेस करना, लेस डिप्रिसिएशन एट 10% या सी वर्किंग नोट करके वहाँ पर 12,000 तो 12,000 लिखा दिया, करके 128 आउटलेट वाला माइनस करने के बाद डिप्रिसिएशन होने से वैल्यू कम जाता है, लॉस है तो पीएल पे डबल एंट्री सीख लेना, संगे संग डिप्रिसिएशन सब चीज का डबल एंट्री करना ही है तुम लोग को। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। इसी तरह फर्नीचर का अगर दिया है तो फर्नीचर का भी निकालना, और भी कोई एसेट्स दिया रहेगा डिप्रिसिएशन करना, ठीक है। तो नया मशीन परचेस होने पे कैसे करना है पता चल गया। अब इसको और हार्ड बनाएगा तो कैसे बनाएगा, तो इसमें वेजेस वाला एडजस्टमेंट भी डाल देगा। देखो वेजेस नॉर्मली ट्रायल से वेजेस दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में सोचो 50,000 का वेजेस दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में बोला है, ये एडजस्टमेंट होने के बाद साथ साथ और एक एडजस्टमेंट दिया है